Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन फैक्टर जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, चाहे वो हम फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन में कर रहे हों या सॉल्यूशन बनाने में कर रहे हों या इरिगेशन में कर रहे हों, उसको हम सीखेंगे कि ये कैसे कन्वर्जन होता है, एक यूनिट दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट होती है, इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एक या दो क्वेश्चन किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं और फिर वो क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज हम इस कन्वर्जन फैक्टर को सीखेंगे, तो इसकी बहुत यूटिलिटी है फील्ड एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हम कैसे इसको यूज़ करें। दूसरा, जब हम कंपटीशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमको कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए हम क्या ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करें कि वो हमको क्लियरिटी रहे। तो इनका डेरिवेशन हमको पता होना चाहिए कि ये डिराइव कैसे हुए हैं, तो वो उसमें फिर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो आज इसका हम एप्लीकेशन भी देखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे और कुछ कन्वर्जन फैक्टर जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो सबसे पहले हम एरिया में आते हैं और जो एरिया में जो हमारी यूनिट रहती है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो एरिया की यूनिट अधिकतर हम एकड़ में बात करते हैं और अगर इंटरनेशनल यूनिट बात करें तो ये हेक्टर में बात होती है और इन दोनों का ही कन्वर्जन किस में होता है, स्क्वायर मीटर एरिया में होता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन है जो सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए रिलेशनशिप, और अधिकतर सभी को पता होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो एकड़ और स्क्वायर मीटर का रिलेशनशिप पूछी जाती है। तो देखिए, एक एकड़ में जो स्क्वायर मीटर हैं वो 4047 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो ये एग्जैक्ट है 4047 स्क्वायर मीटर। और एक हेक्टर में, ये आप ही सब लोगों को पता होगा कि 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको स्क्वायर मीटर को हेक्टर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.4047 हेक्टर। तो एक एकड़ में 0.047 हेक्टर होंगे। तो अगर हम एक हेक्टर में एकड़ निकालें तो क्या हो जाएगा, एक हेक्टर इज इक्वल टू 1/0.4047 एकड़ और ये आएगा 2.471 एकड़। और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने में, तो किसी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो एग्जैक्ट तो ये वैल्यू आएगी और अप्रॉक्सीमेट हम इसको कर देते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2.5 एकड़ एक हेक्टर में। हालांकि ये 2.5 से थोड़ा कम रहता है लेकिन हमको कैलकुलेशन में इजी रहे तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन रहता है, यह हम जो फार्मर को बताते हैं वो केजी पर एकड़ बताते हैं, इतना किलोग्राम पर एकड़ डालिए। मान लीजिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालना है पर एकड़ में, तो ये कितना जो है हेक्टर में पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है, या कितने स्क्वायर मीटर में पड़ेगा। तो पहले हम इसको, यदि स्क्वायर मीटर में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमारा ये काम करना होता है कि हम उसको हेक्टर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हेक्टर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो रहते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर एकड़ है, तो देखिए इसका मतलब कि ये हुआ, इसको कैसे करेंगे, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर एकड़ है तो और एक एकड़ में कितना हेक्टर है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये पर एकड़ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2.5 हेक्टर, क्योंकि देखिए एक हेक्टर में कितना एकड़ है, 2.5 एकड़। तो एक एकड़ में कितना हो जाएगा, 1 एकड़ इज इक्वल टू 1/2.5 हेक्टर। तो अब ये 2 पॉइंट, ये डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2.5 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टर। तो ये वैल्यू आ गई 25 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टर। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि अगर 10 kg जिंक सल्फेट पर एकड़ डालना है तो उसकी डोज हेक्टर में क्या हो जाएगी, 25 kg
पर हेक्टर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर कोई डोज किलोग्राम पर एकड़ में दी है, ठीक है, यहाँ से हम 10 हटा दें तो ये देखिए 10 हटा दें तो ये 2.5 में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 kg पर हेक्टर। तो इसको आप नोट करें, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि केजी पर एकड़ को किलोग्राम पर हेक्टर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 2.5 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये पूछा सकता है क्वेश्चन कि अगर जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन 10 kg पर एकड़ है तो 100 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, या 200 स्क्वायर मीटर में जिंक सल्फेट का कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें देखिए ये हमने निकाल लिया कितना, मान लेते हैं हमें 100 स्क्वायर मीटर में निकालना है इसका एप्लीकेशन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में और फिर वहाँ हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव में जो आंसर दे देते हैं बहुत क्लोज रहते हैं, जीरो का डिफरेंस रहता है या डेसिमल का डिफरेंस रहता है, जिससे हमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए 10, अगर हमको मान लीजिए ये एप्लीकेशन दिया है और पूछ रहे हैं कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया में कितना जिंक सल्फेट लगेगा, 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए डोज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, केजी पर एकड़ को केजी पर हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 25 केजी पर हेक्टर। तो इसका मतलब कि 25 केजी, और ये हेक्टर का मतलब क्या हुआ 10,000 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एक हेक्टर में 10,000 है। अब जितना स्क्वायर मीटर एरिया का पूछा हो, 200, 300, 500 या 100, मान लीजिए यहाँ हमारा केस 100 स्क्वायर मीटर का है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा 25/100 मीन्स 0.25 kg, और बहुत उसमें देखें तो ये हो जाएगा 250 ग्राम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये सारा देखिए कन्वर्जन फैक्टर का है कि 10 kg जिंक सल्फेट पर एकड़ हम अप्लाई कर रहे हैं तो 100 स्क्वायर मीटर में कितना जिंक सल्फेट की क्वांटिटी आएगी, या कैलकुलेट कीजिए। तो अगर केजी में तो 0.25, नहीं तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन जब हम फील्ड में फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन में जाते हैं तो ये बहुत हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो या जनरली सीधा केजी पर हेक्टर में डोज दी हो तो पूछ सकते हैं कि 400 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, तो फिर हमको यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 25 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि एक हेक्टर में कितना है 10,000 स्क्वायर मीटर है, और फिर जितना स्क्वायर मीटर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक ये कन्वर्जन फैक्टर था। दूसरा देखिए पीपीएम और परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे या अप्लाई हम करेंगे पीपीएम और परसेंटेज को। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चंस भी हमको बड़े कन्फ्यूज़न करते हैं पीपीएम और परसेंटेज के। तो इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा पीपीएम क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। तो अगर आपके उसको क्लियर है कि परसेंट किसे कहते हैं, देखिए परसेंट क्या है, परसेंट, सेंट मतलब 100, कि 100 में कोई चीज़ कितनी है वो परसेंट कहलाती है। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 1/100, आउट ऑफ 100 कितनी है। यदि 1% में कहूँ कि 1%, तो इसका मतलब 1 आउट ऑफ 100। अगर मैं 2% कहूँ तो इसका मतलब 2 आउट ऑफ 100। तो ये आप समझ लेंगे कि इसका मतलब परसेंट को कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा है पीपीएम। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए मिलियन हमारा इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में इसको यूज़ नहीं करते हैं। मिलियन का मतलब होता है जो 1 मिलियन में 10 लाख रहते हैं। तो 10 लाख देखेंगे तो कैसे बनेगा मिलियन, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने जीरो हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया 10⁶। तो इसका मतलब कि अगर हम 1 पीपीएम की बात कहें तो 1 पीपीएम का क्या मतलब है, 1 आउट ऑफ 10⁶, या 1 मिलियन मतलब 10⁶। तो परसेंट होता है 1/10⁻², और पीपीएम हुआ 1/10⁶। अब हमको परसेंट को मान लीजिए पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए परसेंट को पीपीएम में कन्वर्ट करें हम,
तो परसेंट क्या है देखिए 1/10⁻² है। अब हमें इसको बनाना है पीपीएम में, तो पीपीएम में बनाना है तो इसका मतलब हमें इसको 10⁻6 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पावर जुड़ती हैं, गुणा नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसको 10⁻6 करने के लिए 3 से नहीं करेंगे, आप ये समझें कि 10⁻2 इंटू 10⁻3 6 हो जाएगा। याद रखिए कि जो पावर्स होती हैं, जैसे 10⁻2 इंटू 10⁻3 है, तो ये 10⁻5 होगा, 10⁻6 नहीं होगा। पावर जो है जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। इस बेसिक रूल को याद रखिएगा। तो इसका मतलब मुझे 10⁻6 बनाना है, तो इसका मतलब मुझे 10⁻4 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। अब जब करूँगा तो देखिए वैल्यू बदल जाएगी, जिसका मतलब मुझे ऊपर भी 10⁻4 से करना पड़ेगा, तब ये पीपीएम में कन्वर्ट होगा। तो पीपीएम को मैंने कब कन्वर्ट किया? जब मैंने परसेंटेज को 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब परसेंटेज को जब हम 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को पीपीएम में। अब इसका एक एग्जांपल जैसे हम देखें कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में 0.03% है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका पीपीएम में कंसंट्रेशन बताइए। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परसेंट में, अब ये परसेंट में है, पीपीएम में करना है, तो हमको सीधे क्या करना है, 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 300 पीपीएम। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा था। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंफ्यूजन कर देते हैं। ऑप्शन में 30 दिया होगा, 3000 दिया होगा, 30,000 दिया होगा, 300 दिया होगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसको याद रखिए। बेसिक मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल, कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, कि परसेंटेज को हम जब 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीपीएम बनेगा। इसी तरह से अगर पीपीएम दिया हुआ है तो पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये रिलेशनशिप इधर है और पीपीएम को परसेंटेज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी रिलेशनशिप में हम रख के देखेंगे। मान लीजिए कि ये कोई जो है, मान लीजिए कि कोई 5 पीपीएम का सॉल्यूशन है, कि कोई 5 पीपीएम है और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए कि परसेंटेज देखिए हमेशा जो वैल्यू आती है पीपीएम से कम आती है, पीपीएम की वैल्यू परसेंटेज से ज़्यादा आती है कन्वर्जन करने पे। तो अब हमको पीपीएम को इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको 10⁻⁻4 से जब हम करेंगे तब ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। इसका यहाँ देखिए परसेंटेज इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा पीपीएम अपॉन 10⁻4, और जब 10⁻4 को लेंगे तो 10⁻⁻4 इंटू पीपीएम। तो जब परसेंटेज को, सॉरी, पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.0005%। तो ये इस तरह से कन्वर्जन किए जाते हैं। तो बेसिक आप याद रखिए, परसेंट को 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीपीएम कन्वर्ट हो जाएगा, और पीपीएम को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो 10⁻⁻4 से करेंगे। तो अब इसके बाद जो है पीपीएम का कन्वर्जन केजी पर हेक्टर में हम करते हैं, कि जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन रहता है सॉइल में उसको हम पीपीएम में निकालते हैं। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं पीपीएम में है, तो उस सॉइल में कितने केजी पर हेक्टर हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि कोई न्यूट्रिएंट अगर पीपीएम में दिया है तो हम कैसे बताएंगे सॉइल में केजी पर हेक्टर कितना है। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए कि जो भी न्यूट्रिएंट पीपीएम में दिया हुआ है, पीपीएम में जो वैल्यू दी हुई है उसको 2.2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये केजी पर हेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि कोई न्यूट्रिएंट जो है, मान लीजिए कि 200 पीपीएम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई 200 पीपीएम मान लीजिए जिंक है इन सॉइल, मान लीजिए ये इतना है किसी सॉइल में, तो बताइए कितना केजी पर हेक्टर है। तो इसको क्या करना है, 200 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 220, ठीक है, ये कितना हो गया 440
kg पर हेक्टर। तो ये सीधे आप ppm को 2.2 से मल्टीप्लाई करें तो kg पर हेक्टर में बन जाएगा। अब ये कैसे बना है ये देखिए कि हम एक हेक्टर जो फरो स्लाइस होती है, फरो स्लाइस जहाँ तक प्लाउ चलता है, फरो स्लाइस का जो हम 15 सेंटीमीटर डेप्थ मानते हैं, हम 1 हेक्टर एरिया में 15 सेंटीमीटर तक की डेप्थ लें तो उसकी जो सॉइल होगी 1 हेक्टर फरो स्लाइस वेट वो कितना होता है, वो होता है 2.24 इंटू 10⁶ kg। मतलब 1 हेक्टर एरिया में हम गए और हमने 15 सेंटीमीटर तक की सॉइल पूरी खोद के निकाल ली और उसका वेट लें तो वो आएगा 2.24 इंटू 10⁶ किलोग्राम। अब देखिए क्या होता है कि हम जो कैलकुलेशन सॉइल की करते हैं, सॉइल में तो बहुत डेप्थ है, 3 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, लेकिन हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, जो मानते हैं 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक की मानते हैं न्यूट्रिएंट की कैलकुलेशन। इसलिए हमने जो वेट लिया है वो 15 सेंटीमीटर तक का ही लिया है, 2.24। अब देखिए क्या है कि जो ppm है वो 10⁶ को बताता है। ppm की जो कैलकुलेशन है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, जो मैंने शुरू में बताया था 1/10⁶। और अगर हमारे पास 2.24 है, 2.24 इंटू 10⁶, तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁶ इंटू 2.24 इंटू 10⁶, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2.24। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये वेट था, जो पर हेक्टर का वेट था, उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या आया ppm में कन्वर्ट करके 2.24। तो इसका मतलब हम ppm को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो kg पर हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं। या न्यूट्रिएंट अगर दिया हो कि कोई न्यूट्रिएंट 0.05% है तो उसको kg पर हेक्टर में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए ये भी पूछा सकता है, तो इसको आप सीधे कन्वर्ट कीजिए किसमें, पहले ppm में। तो ppm में कन्वर्ट करने के होगा 0.05 इंटू 10⁴, तो ये ppm आ जाएगा। तो मतलब ये आगे इसकी वैल्यू कितनी 500, ठीक है, 2 2 4 500 ppm हो गया। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, 500 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे तो 2.24 है लेकिन हमने 2.2 लिया तो ये हो जाएगा kg पर हेक्टर। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 22, 0 लगेगा यहाँ 1100 kg पर हेक्टर। तो इसका मतलब कोई न्यूट्रन जब 0.05% है सॉइल में, तो इसका मतलब उसकी जो अमाउंट है वो है 1100 kg पर हेक्टर। ppm में अगर पूछते हैं तो 500 ppm। तो ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिएंट एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं, और कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो यहाँ हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमको बेसिक याद रखना है कि परसेंटेज को ppm में कैसे कन्वर्ट करना है, ppm को kg पर हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 2.2, और वो कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकला, यहाँ से निकला जिसका बेस क्या था 1 हेक्टर फरो स्लाइस था। तो ये जनरली पूछे जाते हैं न्यूट्रिएंट की टर्म्स में। इसी तरह से जब हम ppm के या परसेंटेज के जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमें 0.5% जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करना है, तो 1 लीटर में कितना जिंक सल्फेट हम मिलाएं, तो ये देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये जनरली पूछा जाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो हम स्प्रे करते हैं उनके सल्फेट साल्ट यूज़ करते हैं और 0.1%, 0.2%, 0.3% का स्प्रे यूज़ करते हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं। तो बहुत ही कॉमन है, देखिए जो जिंक सल्फेट का है 0.5% का हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो 0.5% जिंक सल्फेट है। तो अब ये पूछ सकते हैं कि कितने ग्राम पर लीटर हम जो है डिज़ोल्व करेंगे जिंक सल्फेट की 0.5% का बनेगा। तो देखिए इसका जो है परसेंटेज को जो कन्वर्ट करते हैं, वो परसेंटेज को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और तब ये बनेगा ग्राम पर लीटर। तो यहाँ जो है 0.5% है, तो 0.5% का मतलब ये हो गया 0.5 इंटू 10 ग्राम पर लीटर, या हो गया ये 5 ग्राम पर लीटर। तो आप जब हम 1 लीटर में 5 ग्राम जिंक सल्फेट डिज़ोल्व कर देंगे तो 0.5% का सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए
कि हमको मान लीजिए 1000 लीटर स्प्रे करना है क्रॉप में या 500 करना है, मान लीजिए 1000 लीटर हमें सॉल्यूशन स्प्रे करना है, तो 1 लीटर में 5 ग्राम है, तो 1000 लीटर में कितना हो जाएगा 5 इंटू 1000 ग्राम, तो ये कितना हो गया 5 kg। तो इसका मतलब कि 1000 लीटर का हमें स्प्रे करना है क्रॉप में 0.5% जिंक सल्फेट, तो हमें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को डिसॉल्व करना होगा। अब ये निकला कैसे है कि ये 10 ग्राम 10 से कन्वर्ट कैसे करके निकला है, तो देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100, तो 1% का क्या मतलब हुआ 1/100। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 ग्राम को 100 ग्राम में मेज़र करें तो वो 1% होगा, 100 में 1 ग्राम। इसका मतलब कोई चीज़ को हम 1 ग्राम को 100 ग्राम में मिला दें। अब वाटर को हम किस में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, और वाटर के लिए 1 मिलीलीटर जो है 1 ग्राम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 ग्राम पर 100 ml। लेकिन हम सॉल्यूशन किस में बनाते हैं, लीटर में बनाते हैं, तो 100 ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, और 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ये 1 ग्राम अपॉन 0.1 लीटर, 100 ml में कितना हो जाएगा 0.1 लीटर आएगा। ये आप जानते ही होंगे कि 1 लीटर में कितना है 1000 ml, तो 100 ml में हो जाएगा 0.1। अब जो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से 1% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है कि, और ये बहुत ही कॉमन है जो हम स्प्रे करते हैं क्रॉप पे, परसेंटेज के कैसे बनाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई 200 लीटर में कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई 1 लीटर में 10 ग्राम की पड़ रही है 1% के लिए, तो 200 में 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी तरह से जब हम पीपीएम के सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें लीटर में, जैसे जिब्रेलिक एसिड है या NAA है, जो हम ग्रोथ हार्मोन हैं, इनको हम पीपीएम में अप्लाई करते हैं, 50 ppm 20 ppm 10 ppm। अब ये पीपीएम के सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, परसेंटेज के तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे बनते हैं। पीपीएम का देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये अगर आप इनका बेस जानते हैं, डेरिवेशन जानते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमको उन कन्वर्जन फैक्टर के फार्मूला का बेस ज़रूर पता होना चाहिए ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो। जब हम चीज़ों को बिना बेस के, डेरिवेशन के, बिना लॉजिक्स के पढ़ लेते हैं या रट लेते हैं, तो वो हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो फार्मूले हमको पता होने चाहिए, लेकिन वो कैसे डिराइव हुए हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, और उनकी मीनिंग भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये पीपीएम का परसेंट, मान लीजिए 1 ppm का हमें सॉल्यूशन बनाना है, 1 ppm है जिब्रेलिक एसिड है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो जो देखिए जो 1 ppm का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। इसको ध्यान रख लीजिए कि अगर हमें 1 ppm का बनाना है तो हम 1 मिलीग्राम लें और वॉल्यूम 1 लीटर तक मेकअप कर दें। मतलब पहले थोड़ा सा पानी लें, और ये डीआयनाइज्ड वाटर में बनाए जाते हैं, ताकि डीआयनाइज्ड वाटर वो होता है जिसमें साल्ट नहीं रहते, आयन अलग कर दिए जाते हैं, नहीं तो आयन के साथ इनका कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा। टैप वाटर में यूज़ नहीं करते हैं, DI वाटर जिसको बोलते हैं, डीआयनाइज्ड वाटर। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा डीआयनाइज्ड वाटर लेंगे, या वाटर भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं, क्योंकि फील्ड में तो डीआयनाइज्ड वाटर मिलेगा नहीं, तो सिंपल वाटर लीजिए और उसमें 1 मिलीग्राम पहले इसको डिज़ोल्व कर दीजिए, और फिर पूरा वॉल्यूम 1 लीटर तक मेकअप करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 लीटर ले लिया फिर उसमें डिज़ोल्व किया, ऐसा नहीं करना है। इसका पूरा वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए इसको डिज़ोल्व करके। अब इसको कैसे निकाला है इसको ही देखिए। तो 1 ppm जिब्रेलिक एसिड क्या करेंगे, पहले एक हम ग्रेजुएटेड बीकर लेंगे जिसमें यहाँ पे 1 लीटर तक का क्या होगा निशान बना होगा। थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, फिर इसमें 1 मिलीग्राम जिब्रेलिक एसिड डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद पूरा पानी भर के हम जो इसका ये जो मार्क है यहाँ तक इसको पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं करना कि पहले पानी भरना उसके बाद मिलाना, ऐसा नहीं करना है। टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होता है। अब इसका कन्वर्जन कैसे हुआ है ये देखिए कि पीपीएम का अभी हमने मतलब समझा था 1/10⁶, क्योंकि मिलियन है। तो अगर हम यहाँ पे अब चाहे ग्राम ऊपर रखेंगे तो नीचे भी ग्राम लगाना पड़ेगा, लीटर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी लीटर लगाना पड़ेगा। चलिए ग्राम से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैंने यहाँ ग्राम लगाया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यूनिट ऊपर नीचे लगाने से कोई फर्क नहीं आएगा।
अभी 10⁻6 ग्राम, ये मतलब बना 1 ग्राम अपॉन 10⁻6 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 10⁻3 किलोग्राम। ठीक है, अब 10⁻3 आ गया तो 1 ग्राम को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 10⁻3 मिलीग्राम होते हैं 1000। तो 10⁻3 मिलीग्राम अपॉन 10⁻3 किलोग्राम। अभी 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मिलीग्राम पर किलोग्राम, और 1 किलोग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो 1 लीटर होता है, तो क्या हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। तो आप देखिए कि पीपीएम कैसे कन्वर्ट हुआ है मिलीग्राम पर लीटर में। तो जितने पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, 10 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, तो कितना हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हमको 50 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है जिब्रेलिक एसिड का या ऑक्सीजन का, तो हो जाएगा 50 मिलीग्राम पर लीटर। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मिलीग्राम में ml नहीं है, मिलीलीटर नहीं है, ये वेट है, वेट को वॉल्यूम में किया गया है। अगर हमको कोई मान लीजिए वॉल्यूम में ही लेना है कोई चीज़, मान लीजिए एसिड का बनाना है या किसी कोई लिक्विड चीज़ है उसका पीपीएम सॉल्यूशन बनाना है, तो वो ml नहीं होगा, ध्यान रख लीजिए, वहाँ पीपीएम होगा, पीपीएम इज इक्वल टू माइक्रोलीटर, 1 पीपीएम इज इक्वल टू माइक्रोलीटर पर लीटर। इस बात को ध्यान रखें। ये कैसे हुआ है कि अगर हम वेट लेते हैं तो मिलीग्राम पर लीटर होता है, अगर हम उसका मान लीजिए कोई लिक्विड मारी है चीज़ तो उसका जो है माइक्रोलीटर पर लीटर। और माइक्रोलीटर क्या होता है, देखिए जो मिलीलीटर होता है तो 1000 माइक्रोलीटर जो होते हैं 1000, उससे जो है 1 मिलीलीटर बनता है, या हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में 10⁻6 लीटर माइक्रोलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोलीटर। तो ये कैसे हुआ है इसको भी देखते हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे किया गया है। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मिलीग्राम पर लीटर एंड माइक्रोलीटर पर लीटर। ये आपको बहुत सेपरेट रखनी है दोनों चीज़ें, ये वेट पे है, ये वॉल्यूम पे है। अभी हमने देखा कि जो पीपीएम हमारा निकला था वो निकला था मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। 1 पीपीएम को सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 मिलीग्राम पर लीटर लगेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, मिलीग्राम और ग्राम को देखें, तो ये हमारा कितना बनता है, मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम पर लीटर बनता है। ये रिलेशनशिप आएगी, ठीक है, जो हमने अभी वहाँ से देखी थी किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ देखिए, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, ये वेट है। हमने कोई जिब्रेलिक एसिड लिया जो पाउडर फॉर्म में था, उसको हमने वेट किया 1 मिलीग्राम, तब हमने उसको डिसॉल्व कर दिया। मान लीजिए कोई चीज़ लिक्विड में होती, कोई मटेरियल है लिक्विड में, और हमने कहा इस लिक्विड का उसमें सॉल्यूशन बनाइए पीपीएम में, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम उसको मिलीग्राम वेट नहीं करेंगे, उसका हम पहले वॉल्यूम लेंगे 1 माइक्रोलीटर और उसको 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो ग्राम है, 1000 जब मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम बनेंगे तब वो ग्राम बनता है, तो 10⁻³ से हमने इसको किया है। अब हमको देखना पड़ेगा मिलीग्राम और मिलीलीटर की क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको पता ही होगी। और 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम होगा, और इसमें फिर कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं लीटर को ग्राम में, लेकिन उसी को अगर हम मिलीलीटर में देखें तो 1 लीटर में क्या होगा कि 1000 ml होंगे। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब कि 1 ग्राम का जो मतलब है वो क्या आ रहा है, 1 ml आ रहा है।
तो ये आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी रिलेशनशिप, तभी इसको आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो जब इससे हम कन्वर्ट करेंगे मिली लीटर को उसमें मिलीग्राम में, तो ये हमारा होगा 1 लीटर में 1 किलोग्राम था, फिर से सुन लीजिए, 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हुए, तो इसका मतलब कि हमारा 1 ग्राम में 1 ml आएगा। इसका मतलब ये रिलेशनशिप यहाँ पे ये डेवलप होगी। तो ये देखिए कि ये मिलीलीटर जा रहा है, ये मिलीग्राम जा रहा है। तो अब क्या होगा कि इस मिलीलीटर को हम यहाँ मिलीग्राम है, तो इसका मतलब कि 1000 जो हमारे ये मिलीग्राम बनेंगे, 1000 मिलीग्राम, इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू 1 ml। तो इसका मतलब 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 ml। इसका मतलब क्या बन गया कि ये 10⁻³ ml, और जब 10⁻³ ml होगा ये होता है माइक्रोलीटर। तो इसका मतलब कि हमारा ये बन गया मिलीग्राम माइक्रोलीटर पर लीटर। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि ये मिलीग्राम है और ये माइक्रोलीटर है। तो अगर हम 1 माइक्रोलीटर लें और 1 लीटर में डिज़ोल्व कर दें तो वो ppm बन जाएगा। अगर 1 मिलीग्राम को लें और उसको 1 लीटर में डिज़ोल्व कर दें तब वो भी 1 ppm रहेगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि आपको यहाँ थोड़ा समझ में ना आया हो, क्योंकि काफ़ी इसमें कन्वर्जन फैक्टर हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। केवल इस रिलेशनशिप को याद रखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कुछ जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर थे। परसेंटेज को ppm में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एकड़ किलोग्राम पर एकड़ को किलोग्राम पर हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0.5% या 1% का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 1 ppm कैसे बनाएंगे, और अगर लीटर में दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे। तो 1 ppm का मतलब है अगर सॉल्वेंट लिक्विड में है तो 1 माइक्रोलीटर लीजिए और उसको एक पूरा वॉल्यूम 1 लीटर मेकअप कर दीजिए, तब वो 1 ppm बन जाएगा। तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताई। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।